अब ये चले थे ट्रेन रोकने, लेकिन देखिए क्या हुआ इनके साथ। कसम से कमाल है, देख ये लग गया। भाई हमारे देश में प्रदर्शनकारियों को, भीड़ को ऐसा लगता है कि वो भीड़ के दम पे जो चाहे कर लेंगे, लेकिन इस ट्रेन के ड्राइवर का प्लान कुछ और है। शायद ट्रेन के ड्राइवर ने यह सोचा यही सही समय है घड़ी घड़ी प्रदर्शन करने वालों को सबक सिखाने का, और उसने सोचा यही वो टाइम है जब वो दुनिया को बता सकता है कि उसके नाम के सामने लोको पायलट यानी कि पायलट शब्द ऐसे ही नहीं लगाया गया। जो दबाया लोको पायलट ने ट्रेन को कि प्रदर्शनकारियों की हेकड़ी निकल गई और भाई दुम दबा के रफू चक्कर हो गए। चले थे ट्रेन रोकने, लेकिन जिस रफ्तार से लोको पायलट ने ट्रेन को दौड़ाया, बिना जिसके बिना डरे सारे ट्रैक पे खड़े प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए और सीधे रफू चक्कर हो गए। बड़ी विडंबना है दोस्तों, जिस देश में लोकतंत्र एक बहुत लंबी कड़ी आजादी की लड़ाई के बाद स्थापित हो पाया, उस देश में जो एक आम नागरिक का अधिकार है सड़कों पर उतरने का सरकार के खिलाफ, इसे भी बदनाम कर दिया जा रहा है। कभी सरकारें ऐसी आती जो प्रदर्शनकारियों पर गलत इल्जाम लगाकर उन पर अत्याचार कर कर उन्हें हटा देती, तो कभी ये प्रदर्शनकारी गलत तरीके से भीड़ तंत्र ला देते हैं, भीड़ का इस्तेमाल करते हैं तोड़ फोड़ के लिए, नुकसान के लिए, गलत मुद्दों को उठाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए। ये दुख की बात है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब प्रदर्शन के किस्से सुनाने वाले हैं, जिसमें से अगला किस्सा आपका कलेजा पिघला देगा। इस घटना को सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरकार और प्रशासन आखिर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में घटी। घोघला गांव में जब 51 प्रदर्शनकारियों ने 25 अगस्त से पानी में खड़े होकर उस समय की तत्कालीन शिवराज सरकार के खिलाफ जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दरअसल इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये थी कि सरकार बाढ़ की वजह से डूबे हुए इनके मकान और जमीन की पर्याप्त व्यवस्था करे और इनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था करे। और अपनी इन मांगों को लेकर इन्होंने कई बार सरकार से गुहार तक लगाई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। मजबूर होकर खंडवा जिले के कुछ लोगों ने जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। पहल सरकार ने इन आंदोलनकारियों के आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दी, पर लेकिन जब इन सत्याग्रहियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो सरकार की नींद टूटी और आनन फानन में उसने इन सत्याग्रहियों को पानी से निकालने का निर्णय ले डाला। कई दौर की बात चली इन सत्याग्रहियों से, पर ये सत्याग्रह कर रहे विस्थापित लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। इन विस्थापित लोगों का साफ कहना था कि जब सरकार ने हमसे पूछे बिना ही हमें डुबान क्षेत्र में डुबो दिया है, तो हमारे बसाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। और उनका यह बोलना जायज भी था। अगर कोई बांध के निर्माण के समय अगर कोई क्षेत्र डुबान एरिया में आता है तो सरकार को इसकी सूचना 15 दिनों के पहले ही देनी होती है और बाकायदा विस्थापितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी होती है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में मुआवजा भी देना होता है। और उस समय की मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया था। फिर ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह करने का फैसला ले लिया। हालांकि जल सत्याग्रह इतना भी आसान नहीं था। इस जल सत्याग्रह के कारण आंदोलनकारियों और विस्थापितों के पैर गलने शुरू हो गए। पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन सत्याग्रहियों के नाक तक को छूने लगा था और बारिश के मौसम में उतरा यह पानी कभी भी इनके सर तक को डुबा सकता था। बावजूद इसके राज्य सरकार तो दूर की बात, स्थानीय प्रशासन भी इनके इस आंदोलन को तवज्जो नहीं दे रहा था। इन जल सत्याग्रहियों का बढ़ता दबाव और मीडिया में अपनी किरकिरी होता देख अंततः झुकना पड़ा उस समय की तत्कालीन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को। उन्होंने बांध के जलस्तर को घटाकर 189 सेंटीमीटर करने का निर्णय लिया और विस्थापितों की जमीन और घरों की व्यवस्था 90 दिनों के भीतर करने का निर्णय लिया। मगर प्रदर्शनकारियों की यह जीत सरकार को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि इसका असर हरदा आंदोलन पर पड़ा। यहाँ के लोग भी इंदिरा सागर बांध के जलस्तर को 260 मीटर से कम कराने और जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे थे। बस दोस्तों, फिर क्या होना था। खंडवा आंदोलन में मुंह की खाने के बाद प्रशासन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने आप देखा न ताव लगा दी इन सत्याग्रहियों पर धारा 144 पर। इसके बावजूद भी उस समय की मध्य प्रदेश सरकार इन सत्याग्रहियों को हिला भी नहीं पाई। आंदोलन के 15वें रोज पहले की तरह अपनी किरकिरी होते देख सरकार ने काफी कठोर फैसला ले लिया। उन्होंने 12 सितंबर को इन सत्याग्रहियों को जबरन पानी से निकालकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जहां विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी बताया, तो वहीं सरकार ने इसे किसानों के जीवन को बचाने वाला फैसला बताया और विपक्ष पर विकास विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के प्रभावितों पर अलग अलग मापदंड भला क्यों, जबकि दोनों बांधों को लेकर पुनर्वास नीति तो एक ही है, पर क्रियान्वयन अलग क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुनर्वास नीति के अंतर्गत बाकायदा जमीन के बदले जमीन देने की बात कह दी। इस मामले को लेकर जब मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया गया तो उनके एक मंत्री ने जवाब दिया कि मामला अब सेटल हो चुका है और अब इस विषय में लोगों को चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। और दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए, आखिर क्या गलती की होगी हरदा के किसानों ने, जिन्हें आज प्रशासन के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज वे किसान अपने घर से बेघर होकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। हालांकि किसानों की ऐसी हालत देखकर मध्य प्रदेश की सरकार ने काफी समय बाद आंदोलन की आग को ठंडी करने के लिए घोषणाओं का पानी जरूर डाला है, लेकिन ठोस कदम के बगैर ये चिंगारी देर सवेर कभी भी भड़क सकती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या सरकार को पुनर्वास की कोई ठोस नीति नहीं बनानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर इससे पहले एक और बड़ा सवाल उठता है आप सबके सामने। जब सरकारें इस तरीके का व्यवहार करती है, प्रजा के ऊपर ज्यादती करती है, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें लोकतांत्रिक सरकार कहलाने का अधिकार है? अगर आम नागरिकों से सड़क पर उतरने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो क्या ये सरकारें राजा महाराजाओं की तरह नहीं हो जाएंगी, डिक्टेटर नहीं बन जाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या प्रदर्शन का अधिकार गलत है? क्या हर वक्त प्रदर्शनकारी गलत होते हैं? क्या सरकारों का जबरन फोर्सफुली किसी शांति प्रिय आंदोलन को खत्म कराना जायज है आपकी नजर में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस सवाल को पूछने के लिए देश भर में इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।